आखिरकार रूस का गुस्सा फूट पड़ा है तुर्की के ऊपर। हम तुम्हारा धोखा नहीं भूलेंगे। जानेंगे किसने कहा है ये बात। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में भारत के विदेश सचिव के मीटिंग के बाद और कौन से गुल खिलने लगे हैं। जानेंगे पाकिस्तान के साजिद तरार ने भारत को क्या चेताया है, बांग्लादेश मामले में क्यों सावधान रहने को कहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। रूस को यूक्रेन युद्ध के बीच सीरिया में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। सीरिया में रूस समर्थक राष्ट्रपति बशर अल असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। देश पर एचटीएस विद्रोहियों का कब्जा हो गया। विशेषज्ञों का कहना है कि एचटीएस विद्रोहियों को तुर्की की सेना ने हर तरह की मदद। यही नहीं, तुर्की की खुफिया जानकारी के बाद एचटीएस ने उस समय हमला बोला जब असद के सबसे करीबी सहयोगी रूस और ईरान दोनों ही युद्ध में बुरी तरीके से फंसे हुए थे। रूसी सेना इस समय यूक्रेन में भीषण जंग लड़ रही है, वहीं ईरान उसका सहयोगी हिजबुल्लाह इजराइल से लड़ाई लड़ रहा है। सीरिया में रूस का सबसे विदेशी नौसैनिक अड्डा है, अब उसे हटाना पड़ सकता है। इस बीच पुतिन के गुरु कहे जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन ने तुर्की पर जोरदार हमला बोला है। यूक्रेन युद्ध पर पुतिन का खुलकर समर्थन करने वाले दुगिन ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि हमने तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन को अभी तक सपोर्ट किया है। हमने साल 2015 में तुर्की के साथ तनाव भड़काने से बचने का प्रयास किया। हमने तुर्की में तख्तापलट के दौरान अर्दोगन की मदद। सीरिया का मामला हमारे लिए बहुत दर्दनाक है। मैं समझता हूं कि अर्दोगन ने रणनीतिक गलती की है। मुस्तफा कमाल अतातुर्क का मानना था कि तुर्की की रक्षा उसकी सीमा के अंदर की जानी चाहिए। दुगिन ने कहा कि इस्लामाबाद तुर्की का दुश्मन है, इससे अरब क्षेत्र में तुर्की के नेतृत्व को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। सीरिया में कुर्द पश्चिमी देशों की मदद से अपनी ताकत को मजबूत करेंगे। सीरिया में बिना रूस के अर्दोगन ने अपने सबसे महत्वपूर्ण भागीदार और दोस्त को खो दिया है। उन्होंने कहा कि रूस और तुर्की के बीच कई तरह के रिश्ते हैं। तुर्की का व्यवहार साफ तौर पर इजराइल के पक्ष में है। ये दुखद है। रूस इतना कमजोर नहीं है कि जितना पश्चिमी देश उसे पेश कर रहे हैं। मैं मानता हूँ ये अर्दोगन की ओर से गलत अनुमान लगाया गया है। पुतिन के गुरु और रूसी रणनीतिकार ने कहा कि रूस तुर्की को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम नहीं करेगा, लेकिन इस धोखे के बाद रूस से ये उम्मीद करना कि वो संकट के समय तुर्की की मदद करेगा, ये कठिन है। उन्होंने कहा कि समय समय पर समस्याएं आती रहती हैं। बता दें, पुतिन और अर्दोगन के बीच यूक्रेन युद्ध के समय से ही तनाव बढ़ा हुआ है। तुर्की ने यूक्रेन को TB2 किलर ड्रोन दिया था। सीरिया में इस बदलाव का असर अब रूस के अफ्रीका प्लान पर भी पड़ेगा, जहाँ सीरिया के टार्टूस नेवल बेस से सप्लाई होती है। रूस अब भूमध्य सागर में शक्ति प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। साल 2015 में रूसी सेना की मदद से ही असद ने सीरिया पर पकड़ मजबूत की थी। बशर अल असद और उनका परिवार देश से भागने के बाद मॉस्को पहुंचा है। मानवीय कारणों से रूस ने उन्हें शरण दी है। 59 साल के बशर अल असद ने 2000 में अपने पिता हाफिज अल असद की मृत्यु के बाद सत्ता संभाली थी। उनके पिता 1971 से ही देश पर शासन कर रहे हैं। साल 2011 में उनके शासनकाल के लिए सबसे अहम साल रहा, जब लोकतंत्र की मांग को लेकर हजारों सीरियाई नागरिक सड़कों पर उतर आए, लेकिन उन्हें भारी सरकारी दमन का सामना करना पड़ा। हालांकि सरकार के विरोध में विभिन्न सशस्त्र विद्रोही समूहों का गठन हो गया और सरकार का विरोध 2012 के मध्य तक विद्रोह एक पूर्ण गृह युद्ध में बदल गया था। असद रूस, ईरान और लेबनान के हिजबुल्लाह की मदद से वर्षों तक विद्रोही गुटों का सफलतापूर्वक मुकाबला करते रहे, लेकिन पिछले दिनों अचानक सक्रिय हुए विद्रोही गुटों ने सीरियाई राष्ट्रपति के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी, क्योंकि असद के 3 सहयोगी रूस, हिजबुल्लाह, ईरान, इजराइल खुद के संघर्षों में उलझे हुए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक असद की सेना वर्षों के युद्ध से नष्ट हो चुकी थी और कई सैनिक तो उनके पक्ष में लड़ना भी नहीं चाहते थे। असद की सत्ता का पतन रूस और ईरान के लिए एक बड़ा झटका है, जिन्होंने इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सहयोगी को खो दिया है। ये बात भी बिल्कुल साफ दिख रही है। पर अब रूस का गुस्सा तुर्की के ऊपर फूटेगा। मौके का बस इंतजार है। जब इन्हें मौका मिलेगा
तो फिर वहाँ असर दिखना शुरू हो जाएगा। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के विदेश सचिव पहुंचे थे बांग्लादेश में मुलाकात भी हुई, लेकिन इस मुलाकात का क्या कोई फायदा हुआ है? ऐसा लगता नहीं है कि बांग्लादेश रिश्तों को ठीक करने के पक्ष में है। बांग्लादेश ने इस मीटिंग के बाद 2 फैसले लिए हैं। दोनों ही फैसले अगर आप देखेंगे तो इसे देखकर लगता नहीं है कि कहीं से भी ये भारत के साथ रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं। पहला तो इन्होंने ये आग्रह किया है यूरोपीय यूनियन को कि वीजा केंद्र आप भारत से हटा लीजिए, हमें भारत नहीं चाहिए, और आप या तो ढाका में अपने वीजा केंद्र को लाइए या फिर आप ऐसा कीजिए किसी और देश में भेजिए, क्योंकि भारत हमारे लिए रुकावट पैदा करता है। जब विक्रम मिस्री यहाँ पहुंचे और इन्होंने बात कही कि अल्पसंख्यकों के साथ ये सब कुछ हो रहा है, ये तो बहुत गलत है, तो इस पर इन्होंने कहा कि नहीं, ये सारी बातें सिर्फ न्यूज है, कहानियां हैं, गलत खबरें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और ना ही हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। मतलब इन्होंने सारी बातों को ढक दिया ये कह के कि ये फेक न्यूज है। उसके बाद बात रही प्याज और आलू की, तो यहाँ पर भी ये देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश अब ये कह रहा है कि हम भारत से नहीं खरीदेंगे, बल्कि हम खरीदेंगे पाकिस्तान से। अब इसी बीच पाकिस्तान के ही एक अमेरिकन बिजनेसमैन है साजिद तरार ने कुछ बातें कही है। भारत के साथ तनाव के बीच बांग्लादेश और पाकिस्तान में नजदीकियां बढ़ने लगी है। बांग्लादेश में जो इस वक्त हो रहा है उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की गई है। एक तरफ मोहम्मद यूनुस सरकार अल्पसंख्यक धर्मगुरुओं से मिलकर माहौल को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं, भारत से व्यापार जारी रखने की बातें हो रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को असलाह RDX टैंक के गोले के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट साजिद तरार ने इसे भारत के खिलाफ साजिश बताया है और भारत को अलर्ट रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि भारत को इस वक्त सख्त परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि उसके दोनों तरफ जो बॉर्डर लगते हैं वहां अल जिहाद के नारे लग रहे हैं। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब ने न सिर्फ पाकिस्तान को 25,000 टन चीनी का ऑर्डर दिया है, बल्कि असलाह का भी ऑर्डर दिया है। उन्होंने कहा कि असलाह जाहिर तौर पर पाकिस्तान के लिए तो नहीं ले रहे हैं, ये भी भारत की परेशानी होनी चाहिए। 40 टन RDX लिया गया है, 28,000 हाई इंटेंसिव प्रोजेक्टाइल का ऑर्डर दिया गया है, 2,000 टैंक के गोले का ऑर्डर दिया गया है और 40,000 राउंड ऑफ आर्टिलरी का ऑर्डर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दिया है। साजिद तरार ने कहा कि दूसरी बात मोहम्मद यूनुस ने ये की है कि उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए वीजा अप्लाई की जरूरी शर्तों को हटा दिया है। जो कोई भी पाकिस्तानी वीजा अप्लाई करता था उसके लिए NOC होनी चाहिए होती थी, उन सारी शर्तों को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के कुछ लोग परेशान हैं क्योंकि वह अपने पिछले तजुर्बे को सामने रखकर बात कर रहे हैं। उन लोगों को लगता है कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी के पिछले कार्यकाल में लश्कर-ए-तैयबा, मसूद अजहर और सज्जाद अफगानी जैसे आतंकी बांग्लादेशी बॉर्डर के जरिए भारत आए और मुंबई हमलों को अंजाम दिया। साजिद तरार ने कहा कि BNP पहले 1991 से 1996 तक, दूसरी बार 2001 से 2005 तक पावर में थी। उसे लेकर भारतीयों के एतराज थे कि वो समझते थे कि मसूद अजहर और सज्जाद अफगानी ये दोनों बांग्लादेश के बॉर्डर से आए हैं। दूसरी चीज वह यह कहते हैं कि डेविड हेडली और तहव्वुर राणा जो अमेरिकन और कनेडियन थे जिन्होंने मुंबई में हमलों में रेकी की थी, उनके भी बांग्लादेश के अंदर राबते थे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं लश्कर-ए-तैयबा के लोग बांग्लादेश में खुलेआम घूम फिर रहे थे। इस वक्त भारत के अंदर जो कुछ लोग परेशान हैं वो ये भी कहते हैं कि वे कश्मीर को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे बांग्लादेश वाली साइड से। तीसरा तो वो ये कहते हैं कि ISI इन सारी चीजों के पीछे थी और अब बांग्लादेश के अंदर जाकर भारत के बॉर्डर के ऊपर पर बैठेंगे। खैर जो भी है, पर बांग्लादेश के साथ रिश्ते अब खराब ही होते जा रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।